मैं स्केटिंग रिंग पर अपने पार्टनर और अपने बॉयफ्रेंड विक्टर के साथ अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक उसने मुझसे कहा, तुम्हें यकीन है इसके बारे में? ऑफ कोर्स, मेरा नाम क्विन है, इसका कोई कारण है डार्लिंग। हमारे डांस को देखकर भीड़ पागल हो गई थी। रूटीन के अंत में मैं विक्टर के पास स्केट करके गई और उसने मुझे ऊपर उछाला। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया जब मैं इनायत से 2-3 बार घूमी और उसकी बाहों में जा गिरी। भीड़ खुशी से झूम उठी जब विक्टर ने मुझे किस कर लिया। जैसा सोचा था, कंपटीशन में हमने झंडे गाड़ दिए और फर्स्ट आ गए। हाय, मेरा नाम है क्विन और मैं अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी और शहर की सबसे अच्छी फिगर स्केटर। मेरी लाइफ तो परफेक्ट थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया, वो भी बहुत बुरी तरह से। लेकिन पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बाद में उस रात मेरी बेस्ट फ्रेंड एलेना ने अपने मैंशन में पूल पार्टी रखी और हम सबको इनवाइट किया। तुम्हें पता है ना, मुझे बड़ी पार्टियां पसंद नहीं है। ओ कम ऑन यार, एक और कंपटीशन और फिर तुम दोनों तो ओलंपिक्स में चले जाओगे। हमें सेलिब्रेट करना होगा। एक्चुअली हमें अगले हफ्ते अपने फाइनल्स के लिए पढ़ाई करनी है। अरे भूल जाओ उन सब के बारे में और आज रात असली मजा करो बेब। विक्टर कूदा पूल में और एलेना उसके पीछे गई और मैं भी ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई। पर जब मैं पूल की तरफ जा रही थी, अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं अचानक सर के बल नीचे गिरी और फिर अंधेरा छा गया। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। तभी एक नर्स अंदर आई और मुझे जागा देखकर वो चौंक गई। उसने डॉक्टर को बुलाया, जिसने अंदर आकर मेरी जांच करना शुरू कर दी। जब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने तो एक बॉम्बशेल गिरा दिया। तुम्हारे सिर पर एक गहरी चोट आई थी और तुम कोमा में चली गई थी पूरे 3 साल और 2 महीनों के लिए। चमत्कार की बात है कि तुम जाग गई और तुम्हारे बॉडीली फंक्शंस भी ठीक हैं। पर कुछ समय के लिए स्केटिंग तो बिल्कुल भी मत करना। और वो बोलता रहा और मैं हैरानी से बैठी रही, समझ नहीं पा रही थी। मैं पिछले 3 साल से कोमा में थी, पर मेरे करियर का क्या? और सबने हाई स्कूल खत्म कर लिया था और अभी यूएस का प्रेसिडेंट कौन है? मुझे तो पैनिक अटैक होने लगा। मेरे पेरेंट्स शहर के बाहर थे, पर डॉक्टर ने उन्हें कॉल लगाया और वो दोनों के दोनों खुशी से चीखने लगे। ओह माय गॉड, तुम जाग गई। हम अभी घर आ रहे हैं बेटा। और प्लीज किसी से मत मिलना जब तक हमसे बात न कर लो। लव यू। पर जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, मैंने अपने ड्राइवर से कहा मुझे विक्टर क्या ले जाए। मुझे देख के विक्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्विन, क्या ये वाकई तुम हो? सरप्राइज, मुझे मिस किया? ऑफ कोर्स तुम्हें मिस किया। यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर हो। मैंने जल्दी से उसे गले लगाया और अपनी गर्दन उठाई एक किस के लिए। पर तभी पीछे से अचानक एक लड़की चली आई। एलेना। बेस्टी, ओह माय गॉड, ये सच है क्या? यकीन नहीं होता, मैं 3 सालों से सो रही थी। मुझे बताओ क्या क्या हुआ? विक्टर और मैं कल 3rd सेक्शनल में जीते और जल्दी ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। मैं कुछ सेकंड के लिए तो एकदम अटक ही गई। क्या बोला उसने? तुम्हारे एक्सीडेंट के 1 साल के बाद ये मेरी पार्टनर बन गई। ओह वाओ, ये अच्छा है। एलेना भी काफी अच्छी स्केटिंग करती है। सही है ना, हमारी टीम अच्छी बनती है। और एक और बात, हमारी मंगनी हो गई है। अच्छा जोक मारा है बेस्टी। पर जब वो दोनों चुप हो गए तो ऐसा लग रहा था किसी हाथी ने मुझे चांटा मार दिया हो। ओह, तुम सीरियस हो? तुम हमसे नाराज नहीं हो ना? मतलब पूरे 3 साल बीत गए हैं। हमें पता नहीं था कि तुम्हें होश आएगा या नहीं। ऑफ कोर्स, मैं समझती हूँ। खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर मैं पलटकर सीधा अपने कार में चली गई। ज़ॉम्बी जैसा महसूस कर रही थी। पर जब मैं घर पहुँची तो फूट फूट के रोने लग गई। जल्द ही मुझे पता लगा कि साथ स्केटिंग करने और मंगनी करने के अलावा एलेना और विक्टर पढ़ाई कर रहे थे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। और इसका दर्द तो किसी दांत के दर्द से भी ज्यादा बुरा था। मैं उस रिंक में गई जहाँ हमेशा प्रैक्टिस करती थी, पर वहाँ पर मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना। सब लोग आगे बढ़ गए थे, जबकि मैं खो चुकी थी 3 साल, अपना करियर, अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड। जब फाइनली मेरे पेरेंट्स आए तो उन्होंने मुझे खुश करने की हर कोशिश की, पर मैं तो बस डिप्रेस्ड ही थी। मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, पर पता नहीं कैसे। मॉम ने कहा शुरुआत करनी होगी हाई स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई खत्म करने से। लेकिन मेरी उम्र के सारे लोग ग्रेजुएट कर गए थे और क्लास में सबसे बड़ी होना बहुत अजीब था। और इस वजह से मैं विक्टर को और भी मिस करती। एक दिन मैं ग्रोसरी स्टोर पर थी कि देखा टीवी पर एलेना और विक्टर का इंटरव्यू चल रहा था। उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत दर्द होता। ऐसा लगा कि दोबारा रोने वाली हूँ मैं। पर तभी एक कैशियर पे मेरी नजर पड़ी। वो काम करते करते नाच रहा था। बड़ा मस्त है। पर जब वो पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो काफी हैंडसम भी था। हैरानी की बात है कि मुझे देखकर वो मुस्कुराया और आंख भी मारी।
उसे इग्नोर करके मैं वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद स्कूल के पास के कैफे में बैठकर मैं पढ़ाई कर रही थी, जहाँ हमेशा क्लासिकल म्यूजिक बजती थी, मेरी फेवरेट। पर तभी एक लड़का अपने स्पीकर पर जोर से गाने बजाने लग गया और वो सुनने में इतने बकवास थे। अचानक हमारी नजरें मिली और मैंने देखा कि वो वही वाला हैंडसम कैशियर था। वो मेरे पास आया और अचानक मेरे गाल नोचने लग गया। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, जब से तुम्हें ग्रोसरी स्टोर में देखा तो जानना चाहता था कि तुम असली हो या नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम बहुत ज्यादा चीजी हो पूरे यूनिवर्स में। पर कम से कम तुम्हें हंसा तो दिया। मैं डेरिक हूँ वैसे, और तुम? क्विन। अच्छा नाम है क्विन। किंग चाहिए? नहीं, ये म्यूजिक की जगह जो शोर बजा रहे हो उसे बंद करो। हिप हॉप म्यूजिक शोर नहीं होता है, ये अमेजिंग है। श्योर, जिससे तुम्हें खुशी मिले। वो तुम हो बेब। मन कर रहा था चिढ़ के आंखें घुमाऊं, पर उसकी जगह मैं मुस्कुरा पड़ी। उसके बाद से मैं जब भी कैफे में होती डेरिक जरूर आ जाता और मुझे भी उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। वो कॉलेज में पढ़ता था, साथ ही काम भी करता था और उसका सपना था एक दिन फेमस हिप हॉप डांसर बनना। वो फ्लर्ट करता, मजाक करता, मेरी बातें भी सुनता। अगर तुम्हारा एक्स तुमसे वाकई प्यार करता तो इंतजार करता, भूल जाओ उसे। वैसे भी मैं ज्यादा हैंडसम हूँ शायद, पर कपड़े तो तुमसे ज्यादा अच्छे पहनता है वो। डेरिक हमेशा हुडीज और जर्सीज अपने से 3 साइज बड़ी पहनता था। वो विक्टर से बिल्कुल अलग था, जो हमेशा राजकुमार जैसा दिखता। सपने देखना बंद करो क्विन, उसकी मंगनी हो गई है। एक दिन जब मैं डेरिक के साथ थी तो एक जाना पहचाना कपल वहाँ आया, विक्टर और एलेना। मुझे उन्हें दिखाना होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने उन्हें पास आते देखा तो अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। ओह मेरा बू बू बेर, तुम इतने फनी हो, मैं मर ही जाऊंगी। मेरी पड़ोसी की बिल्ली का मर जाना फनी है? पर मैं ऐसे हंसती रही जैसे एक ऑक्टोपस मुझे गुदगुदी कर रहा हो। ओह हे गर्ल। ओह माय गॉड, हाय, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? ये लड़का हर पल मेरे साथ बिताना चाहता है तो मुझे एक लंच डेट पर लाया है। मैंने सुना तुम स्कूल वापस गई। हाँ, लाइफ तो आगे बढ़नी चाहिए। ओह, वैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड है डेरिक, ये एक हिप हॉप डांसर है। विक्टर अचानक बोल पड़ा। तुम्हें तो हिप हॉप पसंद नहीं था? पसंद कैसे ना आए जब मेरा बूबू बेयर डांस करे, ये तो सबसे कूल है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? विक्टर को देख के लग रहा था कि उसे जलन से गुस्सा आ रहा है और मैं तो बड़ी खुश थी। वो हमारे सामने के टेबल पर बैठे तो मैं जाके डेरिक की गोद में कूद गई और प्यार से फ्रेंच फ्राइज खिलाने लगी। विक्टर बार बार मुझे देखता और एलेना को इससे गुस्सा आ रहा था। जल्द ही प्यार के पंछी आपस में लड़ने लगे और दोनों चले गए। तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हाँ, आई एम सॉरी, बस मुँह से निकल गया, पर मुझे करना पड़ा। उनके सामने मैं लूजर नहीं लगना चाहती थी। समझता हूँ, चाहो तो नाटक जारी रख सकते हैं उन्हें दिखाने के लिए, पर ध्यान रखना कि कहीं तुम्हें वाकई मुझसे प्यार ना हो जाए। विश्वास करो, नहीं होगा। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और इसी तरह से मेरा बन गया एक नया नवेला बॉयफ्रेंड और उसे अपने साथ ले जाने का मौका जल्द ही आ गया। जब मैंने अगले स्केटिंग कंपटीशन के बारे में सुना जिसमें विक्टर और एलेना भी जा रहे थे, मुझे देखना ही था कि वो कितनी अच्छी है और मैं हैरान रह गई। एलेना तो प्रो जैसे स्केट करती और उन दोनों की केमिस्ट्री ने आग लगा दी। उससे भी ज्यादा बुरा, परफॉर्मेंस के बाद विक्टर ने उसे किस किया। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। डेरिक मेरी तरफ मुड़ा। जब उसने मेरे आंसू पोंछे तो मेरी धड़कन बढ़ गई। याद रखना कि तुम एक क्वीन हो। सही कह रहे हो, मुझे रिंक पर वापस जाना होगा और इस बार मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं। स्केटिंग करने की इजाजत अभी नहीं थी, पर मैंने फिर भी प्रैक्टिस की। मैं बहुत जिद्दी थी। मेरे पेरेंट्स और डेरिक ने रोकना चाहा, पर मैंने नहीं सुनी। भले ही तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ओके फाइन, पर मेरी एक शर्त है। जब भी तुम प्रैक्टिस करो तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारी रक्षा के लिए। ये काम मेरे कोच का है। तुम्हें स्केट करना आता भी है? ओह बेबी, मैं ब्रेक डांस का किंग हूँ। स्केट करना मेरे लिए मामूली सी बात होगी। लेकिन जब उसने अपने स्केटिंग शूज पहने तो मैं हंसते हंसते मरने ही वाली थी। वो एक डरे हुए बच्चे जैसा लग रहा था और बार बार गिरता रहता। रिलैक्स, मुझ पे भरोसा करो और हाथ मत छोड़ना। ठीक है। अगले ही पल वो फिर से फिसला, पर मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। जब मैंने उसे उठाया तो हमारे होंठ लगभग मिल गए और इससे मेरी धड़कन एकदम बढ़ गई। लेकिन इससे पहले चीजें अजीब होती, कोच आ गए और इससे मुझे बुरा लगा। मेरा बर्थडे 3 दिन में था और मेरे पेरेंट्स ने बड़ी सी पार्टी रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने सारे अमीर दोस्तों को बुलाया, यहाँ तक कि विक्टर और उसके पेरेंट्स को भी। यही मौका था कि अपने नए बॉयफ्रेंड को सबको दिखाऊं। पर मैं जानती थी ये लोग कैसे हैं, तो डेरिक में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पार्टी के पहले कुछ स्टाइलिस्ट्स को भेजूंगी और अपनी एक कार भी भेजूंगी, उसी में आना। ओह ओके श्योर, बाद में मिलते हैं। पार्टी की शाम को सारे मेहमान आ चुके थे कि एक लैम्बोर्गिनी हमारे ड्राइववे में आई।
और मेरा मुंह खुला रह गया जब मैंने डेरिक को देखा। वो एक सफेद सूट पहना था, बाल भी कंघी किए थे। वो बहुत हैंडसम लग रहा था और साफ है कि ऐसा सोचने वाली सिर्फ मैं नहीं थी। मैंने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया और वो तो बहुत इम्प्रेस हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वो उससे पूछने लगी कि उसके माँ बाप काम क्या करते हैं। शुक्र है तभी कोई आ गया उनका ध्यान भटकाने के लिए, और मैंने देखा कि वो था विक्टर। एलेना उसके साथ नहीं आई थी। ऐसा क्यों? काफी समय हो गया स्वीटहार्ट, अब तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। बिल्कुल परफेक्ट मेरी बेटी के लिए। तुम दोनों को वापस साथ आने के लिए देर हो गई क्या? मॉम और उसके फ्रेंड्स तो विक्टर की तारीफों में ही लगे रहे और मुझे इससे बहुत चिढ़ हुई। वो मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ऐसा कैसे कर सकती है? इन्हें थोड़ी ना पता है कि ये नकली है। पर अचानक डेरिक उठ के गया ग्रैंड पियानो पे और सबसे कहा कि वो ध्यान दें। मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा मेरी अमेजिंग गर्लफ्रेंड को, क्वीन, मेरी जिंदगी की क्वीन। वो मेरा एक पसंदीदा लव सॉन्ग बजाने लगा और मेरा दिल तो पिघल गया। उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के सारे लोग मोहित हो गए थे। पर गाना खत्म होते ही अचानक उसका फोन बजने लगा और उसकी रिंगटोन एक हिप हॉप सॉन्ग थी जिसके लिरिक्स बहुत ही खराब थे। ये सुन के सारे लोग उसे अचानक जज करने लगे। डेरिक घबरा गया। उसने फोन बंद करने की कोशिश की कि अचानक पीछे एक वेटर से टकरा गया। सारा खाना उसके ऊपर गिर गया। मैं उसकी मदद करने के लिए भागी कि अचानक विक्टर हंस पड़ा। थोड़ी पियानो ट्रिक्स और उधार लिए कपड़े क्लास जैसी चीज नहीं खरीद सकते। कितना साफ है ये हम में से एक नहीं है क्वीन। डेरिक ने उसे गुस्से से देखा। मुझे डर था कि कहीं दोनों लड़ाई न करने लगे, तो मैं उसे पार्टी के बाहर ले गई और सबके बर्ताव के लिए माफी मांगी। पर तुम्हें भी तो ऐसा ही लगता है ना, इसीलिए तुमने मुझे सजाया ताकि मैं उन जैसा दिखूं। डेरिक, वो एक गलती थी, मुझे माफ कर दो। चलो यहाँ से चलते हैं। पर तुम्हारी पार्टी का क्या? मुझे बड़ी पार्टियाँ पसंद नहीं, मुझे प्लीज कहीं और ले चलो। वो मुझे क्लब में ले गया और सारे लोग उसे देखते रह गए जब वो डांस कर रहा था और मैं कारण समझ सकती थी। कम ऑन, नाचो मेरे साथ। मैं हिप हॉप पे डांस नहीं करती, लेकिन वो मुझे डांस फ्लोर पर खींच के ले गया और हमने बहुत मस्ती की। गाना खत्म हुआ तो सबने हमारे लिए तालियां बजाई और उसने मुझे पास खींचा। तुम्हारा बर्थडे खराब करने के लिए सॉरी। एक्चुअली तुमने इसे बेहतर किया और पता नहीं क्या हुआ, पर मैं उसे किस करने लगी और ये एक सपने जैसा लग रहा था। रात भर मैं डेरिक और उस किस के बारे में सोचती रही, लेकिन मुझे फोकस करना होगा अपनी स्केटिंग पर, क्योंकि मैं अगले बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी। मेहनत करनी होगी पहले जैसा बनने के लिए और सीखना होगा बिना पार्टनर के डांस करना। एक दिन मैं रिंग पे अकेले प्रैक्टिस कर रही थी कि अचानक विक्टर आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इतनी बदतमीजी क्यों करी तुमने? क्वीन, क्या एक पल के लिए हम बाकी सबको भूल सकते हैं? मेरे साथ डांस करोगी पहले की तरह? उसके साथ स्केटिंग मिस करती थी मैं, तो मैं मान गई। हम दोनों साथ डांस करने लगे और ये बहुत नेचुरल लग रहा था। रिंग पर एक दूसरे के कदमों को आसानी से समझ सकते थे और हम दोनों एकदम परफेक्ट थे। बाकी स्केटर्स भी इकट्ठा हो गए हम दोनों को नाचते हुए देखकर। जब म्यूजिक खत्म हुई हम दोनों की सांस फूल गई और अचानक उसने आगे बढ़ के मुझे किस कर लिया। पर तभी मैंने देखा कि डेरिक हमें देख रहा है और वो जाने के लिए मुड़ा। डेरिक, नहीं, रुको। मैं उसके पीछे भागी पर विक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जाने दो उसे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। लेकिन एलेना का क्या? तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। लेकिन तुम मुझे ज्यादा पसंद हो और अगर तुम मेरे साथ हो तो हम ओलंपिक्स तक जरूर पहुँच पाएंगे। शायद हमें दोस्त ही रहना चाहिए विक्टर। हम दोनों जानते हैं ऐसा नहीं है, हमें साथ होना चाहिए। तुम्हें अगले आ जाए तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई स्टिल लव यू। वो मुझे इतना कंफ्यूज कर रहा था। डेरिक के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब वो मुझे वापस चाहता है। मेरा दिमाग घूम रहा था। पर सबसे बुरी बात, हमारी किस पूरी न्यूज में छा गई थी। लोगों को लगा कि हम वापस साथ आने वाले हैं। डेरिक ने आजकल कैफे में आना बंद कर दिया था, तो एक दिन उससे मिलने के लिए मैं ग्रोसरी स्टोर गई। क्या बात है, मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं, लेकिन अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया। अगर तुम विक्टर की बात कर रहे हो तो तुम गलत हो। हम दोनों वापस साथ नहीं आए हैं। मैं बस डिसाइड नहीं कर पा रही। सोच लो फिर, लेकिन तुम्हारे इंतजार में मैं नहीं रुकने वाला। भरोसा करो, वो तुम्हारे लिए सही है। पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ डेरिक, बहुत ज्यादा। अगर ये सच होता तो उस दिन तुम मुझे हुलिया बदलने के लिए नहीं कहती। हम दोनों जानते हैं कि मैं तुम्हारी दुनिया में बिलोंग नहीं करता। वो काम पर वापस गया और मैं चली गई। रोने का मन कर रहा था मेरा। जब मैं घर आई तो एक मेड ने बताया कि मुझसे कोई मिलने आया है। मैं अंदर गई और अचानक किसी ने दरवाजा बंद किया और मुझे दीवार से चिपका दिया। एलेना, क्या कर रही हो ये तुम? मेरे विक्टर से मिलना बंद करो। 3 साल बीत चुके हैं और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। रिंग में जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। नाटक मत करो। मैं जानती हूँ तुम उसे वापस छीनना चाहती हो, पर अब वो मेरा है। तुम पीछे हटो।
पर अगले कुछ दिन मैंने विक्टर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे बस इस बात की परवाह थी कि डेरेक मुझे अवॉइड कर रहा है। मैं पागल हो रही थी, अपनी ट्रेनिंग पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी और कंपटीशन 2 दिन में था। मन कर रहा था छोड़ दूं, पर सब मेरे वापसी की उम्मीद कर रहे थे। जब वो दिन आया तो मैं इतनी नर्वस थी कि कहीं सुसुई ना निकल जाए। मैंने भीड़ की तरफ देखा, उम्मीद थी कि शायद डेरेक आया हो, पर वो नहीं आया था। लॉकर रूम में मैं अपने जूते पहन रही थी कि अचानक विक्टर आ गया। डेरेक नहीं आया है। खुशी है कि तुमने उस लूजर को वापस भेज दिया। मैं जानता था तुम उसको लेकर सीरियस नहीं हो। एलेना को भी मैं आज छोड़ दूंगा। वो शायद बहुत रोएगी, जो कि अनोइंग भी होगा, पर विक्टर, मैं डेरेक को लेकर सीरियस हूँ, लेकिन अगर सीरियस ना भी होती तो भी हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे इतना समय लग गया ये देखने में, पर तुम एक जर्क हो। बेवकूफ मत बनो क्विन, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है। नहीं विक्टर, जरूरत नहीं है। अकेले रहने ने मुझे सिखाया है कि मैं अकेली रह सकती हूँ। जैसे ही मैंने उसे अपने रास्ते से हटाया, मैंने देखा एलेना दरवाजे पे खड़ी है। साफ था उसने सारी बातें सुन ली थी। गुस्से में पागल होकर उसने विक्टर पे हमला कर दिया और मैं हंसते हुए चली गई। वो ये डिजर्व करता है। कॉन्फिडेंस से मैंने अपना रूटीन शुरू किया और तभी भीड़ के बीच मुझे डेरेक दिखा और अचानक मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। मैंने अपने कुछ बेस्ट मूव्स किए और जजेस ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हाँ, मैं सेकंड आई, लेकिन मुझे इस बात की निराशा नहीं थी। आखिर मैंने दोबारा शुरुआत की थी और ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। मुझे लगा नहीं था तुम आओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए था। तुम अमेजिंग हो। तुम यहाँ आ गए तो मुझे लग रहा है मैं जीत गई। मैंने तुम्हें मिस किया डेरेक। आई लव यू। तुम जैसे हो वैसे ही। सच कह रही हो इस बार? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है किस करके साबित होगा। मैं आगे बढ़ी और जैसे ही हमारे होंठ मिलने वाले थे, मैंने चिढ़ाते हुए कहा, पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा। चलो फिर। मैं हूँ किल्सी और रिपोर्ट कर रही हूँ बाल्टीमोर से। अगर आपको लगता है कि माँ के साथ रिश्ता आपका खराब है तो पहले मेरी कहानी सुनो, पर मेरी कहानी सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमारे पास है MSA के सुपर कूल मर्च सिर्फ आपके लिए। यहाँ है ऑसम बोटल्स और नोटबुक्स, रोज के काम के लिए परफेक्ट। मिस मत करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो। आपने कभी मैटरनल इंस्टिंक्ट के बारे में सुना? वेल, मेरी माँ ने नहीं सुना। सच में मेरे पैदा होने पर पहले उनके शब्द थे, अभी नहीं। वो मेरी जिंदगी से इतनी गायब रहती थी कि बचपन से मुझे लगता था कि मेरी आया ही मेरी माँ है। मामा, आई लव यू। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, उसके लिए गुड लक। वो घर पर होती ही नहीं थी, और जब होती तो सारा टाइम या तो अपने लैपटॉप या फिर अपने फोन पर बिताती थी। माँ, बहुत रात हो गई है, मुझे सुला दोगी? अभी नहीं, क्रिमिनल सोते नहीं है बच्चे, मुझे अपने शहर का ध्यान रखना है। मॉम, आखिरी बार कह रही हूँ कि आप बैटमैन नहीं हो। नहीं, वो नहीं थी, पर हम उसके जैसे अमीर तो थे। मेरी मॉम एक बड़ी जज थी जिनके पास हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी केस होते और वो हमेशा न्यूज में होती। वो तो खुद एक सेलिब्रिटी थी, इसीलिए हम एक बड़े से घर में रहते और वो चलाती थी चमचमाती रोल्स रॉयस। मेरे बचपन में जैसे मेरी लॉटरी लग गई हो। फैंसी गैजेट्स और फ्यूचरिस्टिक टॉयज चेक। इस बच्चे को चुप कराने में जो भी लगे। प्राइवेट विजिट और प्लानिटेरियम और जू में चेक। आपको यकीन है कि मैं इसे यहाँ छोड़ नहीं सकती? मैम, ये शेर का पिंजरा है। मतलब नहीं। पैसा होने के बाद भी मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे महंगे खिलौने नहीं चाहिए थे, मैं तो चाहती थी मॉम की थोड़ी सी अटेंशन। तो बचपन से ही उनकी अटेंशन पाने का हर तरीका आजमाती। कह सकते हो कि मैं थोड़ी शैतान बच्ची थी। एक बार मैं मॉम के ऑफिस गई थी, फिंगर पेंटिंग करके बोर हुई तो मैं उनके ऑफिस चली गई, जहाँ जाना सख्त मना था। आप गेस कर सकते हो कि आगे क्या हुआ होगा। मैंने अपने हाथों पे लगे पेंट से उनके प्यारे से ऑफिस को बदल दिया 4 डिमेंशनल ट्विस्टर बोर्ड में। उस दिन उन्होंने मुझे नहीं डांटा, पर मैंने उन्हें चीखते हुए सुना नैनी के ऊपर, जो मेरा ध्यान रख रही थी। मैंने कहा था उसे अपनी नजरों से दूर जाने मत देना, निकल जाओ। कुछ सालों बाद स्कूल में मैंने एक लड़की को टीचर के ऑफिस में जाते हुए देखा। वो वहाँ हर चीज ढूंढने लगी, उसे कुछ पेपर्स की तलाश थी। मैंने देखा कि उसके शू लेसेस खुले थे तो मैं उसके पास गई उसे बताने। हाय, तुम्हारी शू लेसेस। उसने जब मेरी आवाज सुनी तो वो इतना डर गई कि खिड़की से कूद के भाग गई। उसके गिराए हुए पेपर्स मैंने उठाए तो देखा कि वो मैथ्स के एग्जाम पेपर थे, और उसी वक्त टीचर अपने लंच से वापस आ गई। उप्स। और अगले पल मैं बैठी थी हेड टीचर के VIP लॉन्ज में और मॉम मेरे बाजू में बैठी मुझे गुस्से से देख रही थी। मॉम, आप यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। बिल्कुल ठीक, नहीं करूँगी तो चुप रहो। मुझे बस 2 दिन का सस्पेंशन मिला था, पर फिर भी मेरी मॉम ने ये फैसला किया कि मुझे उस स्कूल से निकालकर एक ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल में डाल देगी, ताकि मैं ज्यादा जिम्मेदार बन पाऊँ। मेरे नए स्कूल के पहले दिन पर उन्होंने बस मुझसे एक बात कही, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे नहीं पता था वो क्या कह रही हैं, बस इतना जानती थी कि मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं जब मैं कोई मुसीबत खड़ी करूं।
तो मैंने सोचा कि मुझे बस मुसीबत से दूर रहना है। आसान है ना? वेल, इतना भी नहीं। मुसीबत से दूर रहना मतलब मजे से दूर रहना। और वैसे भी मेरे साथ समय बिताने के लिए कोई था ही नहीं। ऑफ कोर्स हमेशा से चाहती थी कि मेरी कोई छोटी बहन हो, पर नहीं थी कोई। आप सोच रहे हो कि दोस्तों का क्या? वेल, शायद अपने नए स्कूल में मैं पॉपुलर नहीं थी, पर ये मेरी गलती नहीं थी। मेरी मॉम ने मुझे जिस स्कूल में भेजा वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला अमीर बच्चों का स्कूल था। मेरी रेपुटेशन के चलते कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैंने एक दोस्त बनाने की तो कोशिश की, पर वहाँ का हर बच्चा या तो मुझसे डरता था या बहुत बोरिंग था। मेरी आखिरी उम्मीद थी लॉरा, हमारी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की। उसे सारे जवाब पता थे और स्कूल जाना उसे बहुत पसंद था। अजीब बात है कि कभी कभी वो स्कूल आती नहीं थी, पर कभी बीमार नहीं लगती थी। गलत मत समझना, वो सबके साथ काफी बोरिंग है, पर पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद थी। ये म्यूचुअल नहीं था। साइंस क्लास में हम दोनों को साथ रखा, पर ये तो एक्सपेरिमेंट के फेल होने जैसा था। प्लीज मुझे उसके साथ मत रखो, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। चलो भी, हम मजे करेंगे। उसे हौसला देने के लिए मैंने उसे कंधे पर मारा, पर उसने पकड़ा हुआ टेस्ट ट्यूब नीचे गिरा दिया। शुक्र है वो जहरीला नहीं था। नहीं, मजाक कर रही हूँ, वो काफी जहरीला था। पूरे स्कूल को खाली करना पड़ गया। कोशिश करती थी मुसीबत से दूर रहने की, पर मुसीबत मेरा ही पीछा करती थी। स्कूल के बाहर जब हम इंतजार कर रहे थे कि सूट पहने हुए आदमी सब कुछ ठीक कर दे, एक लड़का अपने ड्रोन से लॉरा को परेशान करने लगा। उसे बार बार उसके पास उड़ा रहा था। लॉरा ने अपना सर पकड़ा और जमीन पर बैठ गई और सब लोग हंसने लगे। बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। वो रुका नहीं तो अपनी नई दोस्त का मैं साथ देने गई। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ड्रोन के ऊपर दे मारा, पर मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं है, तो वो पत्थर सीधा जाकर लगा मेरी हेड टीचर की कार की खिड़की पर। जब मेरी मॉम को पता लगा कि मैंने एक ही दिन में स्कूल में जहर भी फैला दिया और अपनी हेड टीचर की कार भी फोड़ दी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। चलो तुम घर पहुंचते ही तुम अपना सामान बांधोगी। सामान बांधो? कहाँ जा रहे हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम जा रही हो बोर्डिंग स्कूल में। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, पर वो बहुत सीरियस थी। मॉम, नहीं रुको, मुझे समझाने दो। एक ड्रोन था और मैं अपनी दोस्त लॉरा का बचाव कर रही थी। झूठ बोलना बंद करो, तुम बहुत बिगड़ चुकी हो। मेरे करियर का सबसे बड़ा केस चल रहा है और तुम्हें सीधा करने वाले की जरूरत है। फिर जैसे नाम लेने पर वोल्डेमॉर्ट हाजिर होता है, कोई हमारी बातों के बीच आ गया। हाय, माफ कीजिए, मैंने आपकी बातें सुनी। मैं हूँ कैल्सी की दोस्त लॉरा की मॉम। ग्रेट, वो मेरा बचाव करेंगी। आप चाहे तो मैं उसे संभाल लेती हूँ। बच्चों के बिहेवियर की स्पेशलिस्ट हूँ मैं। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ? स्पॉइलर वार्निंग, मजाक नहीं था। मुझे यकीन है कि मैं आपकी बेटी कैल्सी को अच्छा स्टूडेंट बना सकती हूँ, लॉरा की तरह। मैंने लॉरा को देखा, वो बहुत परेशान लग रही थी, जैसे बिना कुछ बोले वो मुझे कुछ बताना चाह रही हो। अचानक उसने अपना सर हिलाया। क्या कह रही है ये? क्या ये चाहती है मैं बाथरूम जाऊँ? तो क्या कहती है आप? मुझे मंजूर है। इससे पहले मैं कुछ कहती, मेरी मॉम ढेर सारा पैसा भी देने को मान गई थी ताकि मुझे सीधा किया जा सके। मुझे तुरंत लॉरा के घर भेज दिया गया, एक छोटे से सूटकेस के साथ। मुझे अपनी माँ को गुड बाय भी नहीं कहने को मिला। मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वो मेरी बात सुनती तो जानती कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इससे बुरा क्या ही होगा। ओके, आपको लग रहा होगा कि लॉरा के परिवार के साथ रहना बोर्डिंग स्कूल से तो अच्छा ही होगा। यकीन करो, ऐसा नहीं था, ये उससे कहीं बुरा था। मैं बताती हूँ लॉरा के पेरेंट्स की कहानी। उसके डैड हमेशा काम पर होते, बिल्कुल मॉम के जैसे। मैंने शायद उनको एक बार भी नहीं देखा। सबसे बुरी बात, वो वहाँ के अच्छे पेरेंट थे, क्योंकि लॉरा की मॉम प्यार नहीं जानती थी। अगर मेरी मॉम का दिल बर्फ का है तो उसकी माँ का तो आइस बग है। 7 बजे सो जाना है, सुबह 5:30 बजे नाश्ता होगा, फिर स्कूल जाने तक चुपचाप पढ़ाई करनी है। चुपचाप पढ़ाई? बिना इजाजत के अगर बात करी तो सजा मिलेगी। स्कूल के बाद फिर चुपचाप पढ़ाई करनी है डिनर तक। मैं अपना फोन का भी यूज करूँ? नाश्ता सुबह 4:30 बजे होगा। रुको, क्या? सुबह 3:30 बजे तुम दोनों के लिए। फिर मैंने देखा लॉरा ने अपने मुंह पर उंगली रखी, मुझे चुप कराने की कोशिश में। अपना फोन मुझे दो। सारे सोशल नेटवर्क पर जाना बिल्कुल मना है। क्या? रोज MSA की वीडियोस कैसे देखूंगी? मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी। मुझे लगा लॉरा की रूममेट हूँ तो एक प्लान बना पाऊंगी, पर हैरान थी जानकर कि लॉरा को इसकी आदत हो गई थी। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। चुप रहो, वो सुन लेगी। चमगादड़ जैसे कान है क्या उनके? कम ऑन, बकवास मत करो। नाश्ता कल सुबह 2:30 बजे होगा। अरे यार, अगले कुछ दिनों में चीजें बद से बदतर हो गयी। साइंस क्लास में मैंने लॉरा से बात करनी चाहिए। तुम्हें दिखता नहीं है कितना गलत है? कैल्सी, प्लीज चीजों को और मत बिगाड़ो। मैंने सोचा कि चलो लॉरा की जिंदगी में ढल ही जाती हूँ, लेकिन फिर लॉरा की मॉम ने हद पार कर दी। घंटों से मैं पढ़ाई कर रही थी। और हाँ, एक बात पता लगी है, अगर ढंग से पढ़ो तो क्या क्या समझ में आ जाता है। पर एनीवे, मुझे एक सोडा चाहिए था।
पर लॉरा ने मुझे गुस्से से देखा जब मैं रूम से बाहर गई। जब मैं किचन में पहुंची तो देखा सारे कबर्ड्स और फ्रिज में बड़े बड़े ताले लगे हुए थे और फिर मैं पकड़ी गई। तभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। हे, मेरी मॉम को बीच में मत लाओ। वो तुम्हें झेल नहीं पा रही थी इसलिए यहाँ छोड़ गयी। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। चुप रहो तुम खड़ूस। मैंने खड़ूस नहीं कहा था। तुम मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती नहीं करोगी। चलो स्टडी रूम रात भर के लिए। स्टडी रूम एक बहुत ही छोटा सा कमरा था जहाँ वो हमें तब भेजती जब हम बदतमीजी करते। पूरी रात वहाँ रहना पड़ा मुझे। मैंने सोने की कोशिश की किताब को तकिया बना के, पर मुझे मॉम की याद आ गई। मुझे उनसे मिलना होगा। वो मुझसे नाराज थी पर मुझे यकीन है वो मुझसे प्यार भी करती हैं। जब उन्हें सच पता चलेगा तो मुझे वापस ले लेंगी। एक दिन मैं स्कूल से भागकर अपने घर वापस आई तो पता चला वो जा चुकी थी। और जब मैं स्कूल वापस पहुंची तो प्रिंसिपल मेरा इंतजार कर रही थी। हाय कैल्सी, लॉरा ने तुम्हें जाते देखा। हे भगवान, क्या चुगलखोर लड़की है। तुम्हारी फॉस्टर मॉम मेरे ऑफिस में बैठी है। अरे यार, मैंने मन बना लिया है। आपको और बाकी स्टूडेंट्स को इसे झेलने की जरूरत नहीं। इसे मैं अब घर पर ही पढ़ाऊंगी। उसके साथ पूरा दिन घर में बंद रहने का ख्याल किसी भी हॉरर मूवी से कहीं ज्यादा डरावना था। नहीं, मैं अच्छी रहूंगी। मतलब मैं अच्छी हूँ कसम से। ऑफ कोर्स, मेरी कौन सुनता है। उस दिन के बाद से वो मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। यही तरीका है तुम्हें सीधा करने का। इसे बच्चों को फॉस्टर करने की इजाजत दी किसने? मैंने उनकी बातें मानी और चुपचाप प्लान बना रही थी यहाँ से भागने का। अभी सोच रही हूँ ये क्या है। अब क्या कर दिया मैंने। पर इस बार वो मुझ पर नहीं चिल्ला रही थी। उनका सारा गुस्सा लॉरा पर था। तुम्हें B+ मिला है। उस दिन मुझे चक्कर आ रहे थे। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम जानती हो तुम्हें कहाँ जाना है। लॉरा सीधा स्टडी रूम की तरफ चली गई। मेरी शिकायत करने के लिए मैं अब भी उससे गुस्सा थी, पर वो पूरा दिन वहाँ बिताने गई तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैं चुप कर उसके लिए थोड़ा सा खाना ले गई। मुझे यहाँ से भागने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें सबका ध्यान भटकाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे अकेला छोड़ दो। लॉरा, ऐसी बात मत करो। मेरी माँ हम दोनों को ले लेंगी। उन्हें सच पता चलेगा तो मुझे वापस पाकर वो बहुत खुश होंगी। लॉरा चुप रही और खाना लेने से मना कर दिया। 2 दिन स्टडी रूम में बंद रहने के बाद लॉरा को छोड़ा गया। शायद इसीलिए स्कूल से वो छुट्टी मारती थी। कुछ दिन के बाद मैंने उससे पूछा कि आखिर उस कमरे में बंद रहने से अब तक वो पागल कैसे नहीं हो गई। मैं बस दीवारों पर ड्राइंग करती हूँ और समय निकल जाता है। आप देख सकते हो ना, वो घर कम पागल खाना ज्यादा था। फाइनली कुछ दिनों के बाद आजाद होने का मौका अपने आप सामने आया। उसकी माँ कहीं बाहर गई थी और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, पर एक मैंने तोड़ दिया सुपर हीरो की तरह। पहले मैं गई स्कूल सबको सच बताने के लिए, पर इतना जान लो, हीरो बनने के लिए कोई शाबाशी नहीं देता। हेड टीचर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई नाटक की कहानी सुना रही हूँ। मैं कॉल करती हूँ तुम्हारी फॉस्टर मॉम को। मेरा सुपर हीरो एस्केप प्लान तो फेल हो गया, तो बस एक ही चाह रहा था कि मैं खिड़की से कूद के भाग जाऊँ। अगली मंजिल है पुलिस स्टेशन। निकल जाओ वरना जेल में डाल दूंगा पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए। सीरियसली, मेरी शक्ल ही खराब है क्या? कोई मेरा यकीन ही नहीं करता है। बस एक ही शख्स मुझे और लॉरा को बचा सकता था, मेरी मॉम। मैं कोर्ट पहुंची, चुपचाप रही। घंटों के इंतजार के बाद मैंने अपनी मॉम को फैंसी कार से निकलते देखा। वाओ, अब उनके पास बॉडीगार्ड्स भी हैं। मैंने उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। मॉम, हाय मॉम, मॉम। पर कोई फायदा नहीं, उन्होंने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। जब वो बिल्डिंग के अंदर चली गई तो मैं भी अंदर गई। उम्मीद थी कि कोई मुझे पहचान न ले। जल्द ही मुझे मॉम मिली। वो कोर्ट में थी अपना ग्रे विग पहने हुए। एक ट्रायल चल रहा था। मैंने ट्रायल खत्म होने का इंतजार किया ताकि उनका काम बीच में न अटके। मैं जानती थी उन्हें सबसे ज्यादा इसी चीज से नफरत थी। देखा, मैं अच्छी बच्ची हो सकती हूँ ना। लेकिन ये सब इतना बोरिंग था। इतना साफ था कि मॉबस्टर टैटूज वाला लड़का, जिसकी शक्ल टेप्स पर भी थी, वही अपराधी था। इसमें कोई प्लॉट ट्विस्ट भी नहीं था। कुछ देर के बाद मुझे नींद ही आ गई। सुबह 4:30 बजे उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। कुछ देर के बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया। मुझे लगा वो मॉम है, पर जब मैंने आंखें खुली तो मैं हैरान हो गई। वो लॉरा की मॉम थी। चलो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें देखा और ले जाने के लिए मुझे कॉल किया। उन्होंने देखा मुझे? तुम्हारी अब तक समझ नहीं आया, वो तुम्हें नहीं चाहती। लॉरा की मॉम ने मुझे चुपचाप कोर्ट रूम से ले जाना चाहा, पर मैंने हाथ छुड़ाया और एक सीट पर खड़ी हो गई। मॉम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। लॉरा की मॉम बिल्कुल पागल है। सब मुझे देखने लगे। वो पूरा दिन हमसे पढ़ाई करवाती है और जब हम बात न माने तो एक छोटे से कमरे में हमें बंद कर देती है। मेरा यकीन कीजिए प्लीज मॉम, आई लव यू। मॉम ने शर्म से मुझे देखा। उनकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। मुझे माफ कीजिए, मेरी बेटी बहुत बदतमीज है और बहुत झूठी भी। मुझे इसे बोर्डिंग स्कूल में ही भेज देना चाहिए था। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं जानती थी माँ मुझसे नाराज है, पर अब जान गई कि वो मुझसे प्यार भी नहीं करती है, जरा भी नहीं। लॉरा की माँ ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा मुझे ले जाने के लिए, पर इस बार मैंने जिद नहीं की। मैं हार मान चुकी थी। पर बिल्कुल उसी वक्त कैल्सी सच कह रही है,
उसकी एक एक बात सच्ची है। सब लोग, मैं भी, मुड़कर लॉरा की ओर देखने लगे, जो मेरे पीछे की रो की सीट के ऊपर खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस नहीं किया था, पर उसकी माँ उसे भी साथ लाई थी। लॉरा, मेरी मॉम एक मॉन्स्टर है, प्लीज हमारी मदद करो। लॉरा चुप रहो, वरना 1 महीना स्टडी रूम में बिताओगी। मैं पूरा कोर्ट रूम चौंक गया, जैसे कोर्ट रूम ड्रामा में होता है। मेरी मॉम के एक सिक्योरिटी गार्ड ने लॉरा को पकड़ा, उसे कोर्ट रूम से बाहर ले जाने को तैयार था कि तभी मैंने लॉरा की मॉम से अपना हाथ छुड़ाया और बॉडीगार्ड के ऊपर कूद पड़ी। अफरा तफरी मच गई जब बॉडीगार्ड और हमारी माएं हमें पकड़ने के लिए भागने लगी। लॉरा और मैं कोर्ट रूम में भागने लगे। गो गर्ल, भागो, आजाद हो जाओ। कुछ सेकंड्स के बाद कोर्ट हाउस से और लोग आ गए और फाइनली हमें पकड़ लिया। हमें एक ऑफिस ले जाया गया जहाँ लॉरा और मैं इंतजार करने लगे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इसमें फंसाया। अब तुम्हारी माँ और सजा देंगी। बिल्कुल सही कह रही हो, पर मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अपनी माँ की शक्ल देखनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। तुम्ही से ये प्रेरणा मिली है मुझे। फाइनली हम दोस्त बन गए। कुछ घंटों के बाद फाइनली कोई आया। गर्ल्स, हम दोनों बुरी खबर के लिए तैयार थे। हमने थोड़ी जांच पड़ताल की है और पता चला तुम सही थी। तुम्हारी माँ के घर पे लॉरा, हमें वो स्टडी रूम मिला जहाँ तुम्हारी ड्राइंग्स थी। तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है और तुम दूसरे घर जाओगी। और मेरा क्या? तुम अपनी माँ के साथ जाओगी। वो माफी मांगना चाहती हैं। मुझे माफ कर दो कैल्सी, तुम्हारा यकीन करना चाहिए था। मैं इसे ठीक कैसे करूँ? वेल, शुरुआत के लिए लॉरा को भी साथ ले लीजिए। डन। लॉरा मुस्कुराई और मैंने उसे हक किया। फिर हम मेरी माँ के साथ रहने लगे। उनका पछतावा जल्दी खत्म हुआ और वो पहले जैसी हो गई। हमें पूरी तरह इग्नोर करती थी, पर हमें परवाह नहीं। मैं और लॉरा साथ थे। हम सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि बहनें बन गए। बताया था ना कि मुझे बहन चाहिए थी। जब हम 18 साल के हुए तो हमने साथ में अपनी जिंदगी बनाई, अपनी माँ से दूर। एक खुशहाल जिंदगी, क्योंकि परिवार सिर्फ वो नहीं जिनसे खून का रिश्ता हो, बल्कि वो भी है जो रास्ते में तुम्हारे दोस्त बने, वो जो तुम्हारा साथ दे और तुमसे प्यार करे हर हाल में। हाय, मैं हूँ कीटी सैन फ्रांसिस्को से। आगे कुछ कहूँ इससे पहले एमएसए को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे डैड एक अमीर बिजनेस इन्वेस्टर हैं और मेरी मॉम एक वर्ल्ड फेमस फैशन मॉडल हैं। मैं भी उनके जैसी थी, बस ज्यादा सुंदर। मेरे चांदी जैसे बाल, नीली आँखें और बहुत अच्छा फिगर। मुझे देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाती थी और मैं स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। पर घर पर मेरा जुड़वा भाई रॉबर्ट सबका चहेता था। जहाँ मुझे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज करना पसंद था, वहाँ रॉबर्ट घर पर बैठ के पढ़ाई करता, अच्छे मार्क्स लाता और डैड के बिजनेस में हेल्प करता और हमेशा अपने अचीवमेंट्स दिखा के मुझे चिढ़ाता। लगता है डैड इतने खुश हुए मेरी मदद लेकर उस बिजनेस डील में कि उन्होंने मुझे दुनिया लाकर दे दी चांदी की थाली में। और दुनिया से मेरा मतलब है प्राइवेट जेट। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नॉर्मल इंसान के जैसे बोलो। डैड ने मुझे प्लेन दिया। अच्छा, तो अब जाकर किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें 30 सेकंड से ज्यादा झेल सके। अरे नहीं, ये तो नामुमकिन है। जो कहना है कहो। मैं जानता हूँ तुम जल रही हो। सपने देखो लूजर। उस वीकेंड मैं पापा के सामने जोर जोर से रोई कि मुझे सबसे महंगे जूते ला कर दें और रॉबर्ट इससे बहुत चिढ़ा। वो तो इस बात की शिकायत कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं बिगड़ी हुई हूँ। अब मेरी क्या गलती कि लोग मुझे उससे कहीं ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि दिखने में तो मैं सबसे अच्छी थी, पर एक चीज थी जो मुझ में नहीं थी और वो थी अकल। जैसे एक बार मेरे एक्स ने मुझे बताया कि उसके डैड एक इंडी ऑथर हैं और मैंने उसे डेट किया क्योंकि मुझे लगा वो आधा इंडियन है, और बाद में मुझे पता लगा वो तो व्हाइट है। कितना झूठा था। झूठों से नफरत है मुझे, तो मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैंने इंडी शब्द का मतलब बाद में सीखा। खैर जाने दो। और मैं बहुत भोली भी थी और लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते। जैसे एक बार मुझे मेरी स्वीट 16 पार्टी से पहले एक पिंपल आ गया और स्कूल की एक लड़की ने मुझे एक जादुई दवाई बेची। दिन में 2 बार लगाना सिर्फ मोर के पंख यूज करके। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट आया है इंडिया की सबसे साफ नदी गंगा से। तो हमेशा लगाने से पहले बड़ा सा नमस्ते कहना। समझ गई, नमस्ते कहना है और मोर के पंख से लगाना है। ए रुको, मुझे मोर का पंख कहाँ मिलेगा? ज़ू में मिलेगा। ऑफ कोर्स वो लड़की झूठ बोल रही थी और मुझे बहुत सारे पिंपल्स आ गए। मैंने कसम खाई कि ऐसे बुद्धू में दोबारा नहीं बनूंगी। पर एक हफ्ते बाद मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी कि मैं फंस गई एक क्रेडिट कार्ड के स्कैम में। जब डैड को पता लगा तो वो तो बहुत गुस्सा हुए। तुम हर चीज को हल्के में लेती हो केटी। रॉबर्ट को देखो, वो तुम्हारी उम्र का है और वो बिजनेस में मेरी हेल्प करता है। तुम उसके जैसी क्यों नहीं बनती? क्योंकि फिर मैं उसकी तरह बोरिंग हो जाऊंगी। मैं बोरिंग नहीं हूँ। मुझे बस पैसे उड़ाना पसंद नहीं है फालतू की चीजों पर तुम्हारी तरह। इसे कहते हैं लाइफ के मजे लेना। करके देखो, अच्छा लगेगा। और तुम बनने की कोशिश करो थोड़ी जिम्मेदार, बिगड़ी हुई और मतलबी होने की जगह। कितना बोर करते हो तुम। बस बहुत हुआ। रॉबर्ट सही कह रहा है, तुम्हें पैसे की कीमत समझने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ। पर फिर मैं चीजें कैसे खरीदूंगी?
कल सुबह ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। पैसे कमाओ, कार्ड वापस मिल जाएगा। डैड का कहना मानकर मैं ऑफिस तो चली गई, पर मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने प्रिंटर खराब कर दिया, जरूरी कागजों पर कॉफी गिरा दी और मैंने गलत फाइल भेज दी गलत क्लाइंट को, जिसकी वजह से बहुत बड़ी डील मिस हो गई। मैंने माफी मांगनी चाहिए, पर डैड ने पूरे ऑफिस के सामने मुझे बहुत झाड़ लगाई। 3 महीने के लिए मुझे निकाल दिया और मुझे बहुत शर्म आई। मैं लिफ्ट की लॉबी में रो रही थी जब रॉबर्ट मेरे पास आया। इतना रोना धोना बंद करोगी? दुनिया खत्म नहीं हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे पैसे चाहिए कपड़े, मेकअप और शॉपिंग करने के लिए। मैं एक ही कपड़ा 2 बार नहीं पहन सकती हूँ। हे भगवान, सब खराब हो गया। सच में यार, तुम काफी नौटंकी हो। चलो अगर तुम चाहो तो मैं डैड से बोल दूंगा कि वो क्रेडिट कार्ड तुम्हें वापस कर दें। सच में तुम ऐसा करोगे मेरे लिए? सिर्फ अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। मेरे स्कूल में एक लड़का है जेसन, जो हर चीज में मुझसे आगे है, तो तुम्हारा काम है उसे अपने प्यार के चंगुल में फंसाना ताकि उसका ध्यान भटका रहे। तुम चाहते हो मैं लड़के को इम्प्रेस करूं? ये तो मैं नींद में कर सकती हूँ, फेस मास्क लगा के पेडिक्योर लेते वक्त। बात पूरी करने दो। अगर उसे पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो तुम्हारी तरफ वो देखेगा भी नहीं। तुम्हें हुलिया बदलना पड़ेगा, अपने बाल डाई करने होंगे और लेंस पहनने होंगे। सुंदर रहोगी तुम, बस स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी नहीं लगोगी। तो क्या कहती हो, डील पक्की? और तुम डील से मुकर गए तो? नहीं करूंगा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। हाँ, इससे बात नहीं बनेगी। मैं अपना सुंदर चेहरा तुम्हारे लिए बदलने वाली हूँ, तो मुझे रीअश्योरेंस चाहिए। अरे वाह, तुम्हें ये शब्द पता भी है। चलो ठीक है, मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। अगले दिन रॉबर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपने स्कूल में मुझे दूसरे नाम से दाखिला दिलवाया। उसने डैड को बोला कि मैं इंडिया जा रही हूँ एक योगा रिट्रीट के लिए, और उसी रात मैं बीच हाउस में शिफ्ट हो गई। मैंने अपने बाल बदले, लेंस पहने, थोड़ा मेकअप किया और एक हफ्ते बाद मैं आ चुकी थी अपनी नई जिंदगी में माशा बनके। मेरे पहले दिन पर मैं स्कूल में गई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, पर मेरे बकवास फेक ग्लासेस मेरे चेहरे से फिसले ही जा रहे थे। मैं उन्हें ठीक ही कर रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला, मैं जाकर किसी से टकराई और मुंह के बल गिर गई। आई एम सॉरी, क्या तुम अंधे हो या 1 नंबर के गधे? मैं बिल्कुल। मेरी बात खत्म हो इससे पहले मैंने ऊपर देखा और मुझे देखा एक बहुत हैंडसम लड़का, जेसन। रॉबर्ट ने मुझे उसकी फोटोज दिखाई थी, पर असलियत में वो बहुत अलग दिखता था। देखने में टॉम क्रूज और ब्रैड पिट का बेटा लगता था, बस उनसे भी लंबा, क्यूट और बहुत हॉट। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। तुम कुछ बोल रही थी? मैं मैं तो कुछ न कुछ बोलती ही रहती हूँ। तुम कहो ना, कुछ कहो। क्या? तुम्हारे बाल बचे, मतलब आई एम सॉरी। और नहीं हूँ माशा, मतलब मैं नहीं हूँ स्कूल में और मेरा नाम है माशा। अच्छी बात है, अब तुम हटोगी, तुम मेरे रास्ते में हो। हर कोई किसी न किसी के रास्ते में है ना। मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और पता लगता है कि वो है जिनके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी बितानी है। ये तकदीर है या किस्मत या ऐसे ही दुनिया काम करती है। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? पर जेसन बस मुड़ा और चला गया, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। बड़ा बदतमीज है। जेसन से पहले मुलाकात तो मेरी बिल्कुल फेल हो गई थी, तो मैंने सोचा अब कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने उन सारी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया जिनमें जेसन था, और शायद किस्मत मेरे साथ थी क्योंकि बायोलॉजी क्लास में हम दोनों साथ हो गए। फिर से मुलाकात हो गई। मुझे तो लग रहा है ये किस्मत है। और मुझे लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। क्या? नहीं, टीचर ने सोचा कि क्लास की नई लड़की को पेयर करना चाहिए क्लास के सबसे स्मार्ट लड़के के साथ, और शायद वो तुम हो। जानते हो, बायोलॉजी एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब कितना अमेजिंग है कि हम नेचर के बारे में इतना सब कुछ माफ करना पूछने के लिए, पर क्या ये मरा हुआ कॉकरोच है? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कॉकरोच बहुत पसंद है। वो तो एक्सक्यूज मी। और ये कहकर मैं क्लास से भागी और बाथरूम के फ्लोर पर जाकर ढेर सारी उल्टी कर दी। उस दिन जैनिटर मुझसे बहुत चिढ़ गया था, पर मैंने उसको एक्स्ट्रा $100 दे दिए और वो खुश हो गया। उस रात मैंने जेसन का सोशल मीडिया छान मारा और मुझे पता लगा कि वो जीनियस तो था ही, पर वो फुटबॉल का भी बहुत बड़ा फैन था। तो मैंने बुक किए फ्रंट रो के बहुत महंगे टिकट आने वाले गेम के लिए, और अगले दिन स्कूल में जब जेसन दिखा तो उसके पास गई। कुछ चाहिए तुम्हें? तुम बताओ मुझे, तुम्हें कुछ चाहिए? ये अजीब बातें करना बंद करोगी? मैं खाते हुए लोगों से बातें नहीं करता। हमें बात करने की जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ बैठती हूँ और देखती हूँ। क्या है ये सड़ी हुई सैंडविच? क्या है इसमें? खुशबू आ रही है खीरे की, और क्या ये चीज है? ये खा क्यों रहे हो तुम? मेरे खाने को छूना बंद करोगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी तुम फ्राइडे को क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास फ्रंट रो के टिकट है इस बार के फुटबॉल गेम के लिए। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ऐसे थैंक यू समझो बायोलॉजी क्लास में मेरी मदद करने के लिए। ओह वाह,
ये सीट्स तो बहुत ही अच्छी हैं। यही तो कह रही थी मैं, और ये मिलना इतना मुश्किल था। मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद आएंगी। I'm sorry, क्या? मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। थैंक यू माशा, आज बायोलॉजी क्लास में मिलते हैं। और एक बार फिर से जेसन उठा और चला गया और मैं बिल्कुल रह गई हक्की बक्की। ये क्या बकवास थी? ऐसा लगातार तीसरी बार हो चुका था कि जेसन के सामने मैं एक नंबर की गधी बन गई, पर मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो जो होगा सो होगा, पर मैं गेम देखने फिर भी गई। मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और जेसन की सीट की तरफ गई, पर मैंने उसे वहाँ बैठे देखा एक लड़की के साथ। मुझे जलन होने लगी तो मैं सीधा उसके पास गई। जेसन ने मुझे देखा और शौक में खड़ा हो गया। माशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई थी कि क्या अपने भाई के साथ तुम्हें मजा आ रहा है, पर दिख रहा है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा मजा कर रहे हो। तुमने मुझसे झूठ कहा ताकि अकेले आकर समय बिता सको इस सूखी हुई भिंडी के साथ। क्या कहा तुमने मुझे? एक सूखी हुई भिंडी? बहरी भी हो क्या? तुम्हें बहरी सूखी हुई भिंडी बुलाऊं क्या फिर? मैं तुम्हें दिखाती हूँ सूखी भिंडी क्या कर सकती है। ये कहकर वो लड़की मेरे ऊपर कूदी, मुझे पैर पे मारा और मेरे हाथ में काटा। मैंने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करी, एक पागल मुर्गी की तरह अपने हाथ भी हिलाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो। जेसन और 2 सिक्योरिटी गार्ड लग गए उसको मेरे ऊपर से हटाने के लिए, और हम दोनों को स्टेडियम से निकाल दिया गया। ये पूरी चीज टीवी पर आ गई और सबने देख लिया मुझे पागलों जैसी हरकत करते हुए। और अगर इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी तो उस रात बीच हाउस पर रॉबर्ट आया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बस जेसन का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी जैसा तुमने कहा था। एक जानवर की तरह बर्ताव करके। तुमने तो कहा था कि तुम नींद में लड़के को पटा सकती हो। जब बाल कलर करवाने गई थी तो दिमाग वहीं भूल आई हो क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है? मुझे डेट मिल गई थी, मैं बस उस पर नहीं थी। हाँ, और गलती किसकी है इसमें? जल्दी से कुछ सोचो केटी, वरना अपने पैसे को कह दो गुड बाय। मन कर रहा था कुर्सी उठा के रॉबर्ट के मुंह पे दे मारूं, पर मैंने सोचा काम की बात पर ध्यान देते हैं। जेसन बाकी लड़कों से अलग था, तो अगर उसका ध्यान खींचना है तो मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा, और इसका मुझे चांस भी मिला। कुछ दिनों बाद जब मैं सैलून से लौट रही थी तो मुझे जेसन की साइकिल दिखी कैफे के बाहर खड़ी हुई। मैं उसे हाय कहने के लिए गई, पर देखा वो एक अंधेरी गली में जा रहा है। मैं उसके पीछे गई तो देखा वो किसी को लिफाफा दे रहा है। मैं और देखना चाहती थी। मैं चुपके से उसके पास जाने लगी कि तभी एक आवारा गुंडा मेरे सामने आ गया। डर से मेरी चीख निकल गई। ए हनी, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की यहाँ पर इस टाइम क्या कर रही है? तुम्हें इससे क्या मतलब? ओह, मतलब तो है, तुम बहुत अमीर लगती हो, थोड़े पैसे दोगी मुझे? ये कहकर वो गुंडा मेरा पर्स खींचने लगा। मैंने भी उसे कस के पकड़ा हुआ था। मैं गला फाड़ के चीखने लगी। जेसन ने सुना, भागकर मेरे पास आया और उस गुंडे की ऐसी की तैसी कर दी। तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? जानबूझ के नहीं कर रही थी, मैं पड़ोस में ही थी और तुम्हारी साइकिल यहाँ पर देखी। मैंने सोचा आकर तुम्हें हाय कहती हूँ। उस गली में तुम कर क्या रहे थे? तुम अपने काम से काम रखो। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं जानती नहीं थी कि ये जगह इतनी अनसेफ है। तुम मेरे साथ इतने रूड क्यों हो जेसन? मैंने तो तुमसे दोस्ती करना चाही, तुम्हें टिकट ला कर दिए, तुमसे बात करनी चाहिए, और तुम पर इतना बड़ा क्रश है मुझे जिसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाते हो जैसे मैं बच्ची हूँ। तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगती हूँ ना? यही प्रॉब्लम है ना? मुझे सच बता दो ना जेसन, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव मत करो। प्लीज माशा, प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। सच में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर कि जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। सच में? तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ? हाँ, और ये चीज तो सब लोग जानते हैं। तो फिर उस गेम पर उस लड़की के साथ क्यों आए थे? वो सिर्फ एक दोस्त है। जेसन ने मेरे गाल से आंसू पोंछा। उसके छूने से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। हम थोड़ी देर हंसे और बातें करी। फिर जेसन ने मुझे मेरी कार तक छोड़ा। अगले दिन मुझे जेसन का मैसेज आया। वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता था। मैं 7वें आसमान पर चढ़ गई थी जेसन के साथ डेट पाकर। मैंने रॉबर्ट को नहीं बताया क्योंकि मैं नजर नहीं लगाना चाहती थी जब तक चीजें ऑफिशियल ना हो जाएं। हमारी पहली डेट पर जेसन मुझे एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क लाया जो सालों से बंद पड़ा था। डर से मेरी कपकपी छूट गई थी। जेसन, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए। मैंने सुना है कि ये जगह भूतिया है। सालों पहले एक लड़की उस झूले से गिर गई थी और उसकी लाश कभी मिली नहीं। क्या हम किसी और जगह पर जा सकते हैं प्लीज? ओहो, ये बस एक अफवाह है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। मुझे अकेला मत छोड़ो। पर जेसन पहले ही जा चुका था दूसरी तरफ। मैं जगह अकेले घूमने लगी। मुझे लगा मेरे पीछे कोई परछाई है, और अचानक मेरे पैरों के ऊपर से कुछ निकला। हाय राम, डर के मारे मेरी सूसू निकलने वाली थी। प्लीज मुझे मारना मत, कसम से, जो कहोगे करूंगी। मैं बस 18 साल की हूँ, अभी तक मैंने किस भी नहीं किया है। माशा, अपनी आंखें खोलो। नहीं, मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं।
तुम मुझे फंसा रहे हो ताकि मैं अपनी आंखें खोलूं और फिर तुम मेरा शरीर चुरा कर इस दुनिया में घूमोगे। नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। अरे रिलैक्स करो, ये बस एक बिल्ली है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा जेसन के हाथों में एक बिल्ली थी और मुझे लगा मैं कितनी गधी हूँ। तभी जेसन ने एक चुटकी बजाई और पूरे पार्क में लाइटें जल गईं। मैं अभी इसे देख ही रही थी कि जेसन ने मेरा हाथ लिया और मेरी आंखों में देखा। तो अभी तक तुम्हें किसी ने किस नहीं किया? हाँ चलो इसके बारे में कुछ करते हैं। अपने हाथों में मेरा चेहरा लेकर उसने मुझे किस किया और ये बहुत अमेजिंग थी। ऐसा कनेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस पल मैं समझ गई कि मुझे इससे प्यार हो रहा है। इस डेट में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और जब उसने मुझे घर छोड़ा तो मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे मैंने उससे झूठ बोला है। वो बहुत ही परफेक्ट था। मुझे बुरा लगा कि मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मुझे जेसन को सब सच बताना होगा। तो अगले दिन स्कूल में मैं उससे बात करने गई, पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं लाइब्रेरी में गई और देखा रॉबर्ट और जेसन लड़ाई कर रहे हैं। तुझे लगता है कि तू बहुत स्मार्ट है और तू कुछ भी कर सकता है, पर मेरी बात सुन ले गली के चूहे, तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। ये गीदड़ भपकियां और अपना पैसा अपनी जेब में रखो रॉबर्ट, क्योंकि मैं अब तुमसे नहीं डरता। वो इसीलिए क्योंकि तुमने अभी तक जाना नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं सबको बता दूंगा कि तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ इल्लीगली आया है। ऐसा करने से मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर मैं तुमको मेरे और माशा के बीच अब और नहीं आने दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं चुपके से वहाँ चली गई इससे पहले कि कोई मुझे देखे, पर मैं बहुत कंफ्यूज थी। रॉबर्ट ने जेसन को मुझसे दूर रहने के लिए कहा और मुझे कहा कि मैं उसे डेट करूं, और जेसन इस देश में इलीगली आया था। मेरे पास इतने सारे सवाल थे और उनका जवाब पाने का एक ही तरीका था। मैंने जेसन को मैसेज किया कि आज मैं स्कूल नहीं आ रही और रॉबर्ट से कहा मुझे बीच हाउस में मिले। वो 1 घंटे बाद वहाँ आया और मैं गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने उसके ऊपर एक गमला फेंका पर वो बच गया। मुझे मारना चाहती हो क्या? ओह काश मैं तुम्हें मार सकती, पर उसके पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ये कैसा बेरहमी वाला खेल खेल रहे हो तुम मेरे और जेसन के साथ में? ओह हाँ, तुम दोनों को लाइब्रेरी में लड़ते हुए सुना मैंने। तो तुमने ये भी सुना होगा कि वो इस देश में इल्लीगली आया है। तुम जानती हो उसके डैड एक धोखेबाज है और अभी जेल में है। मैंने ये नहीं पूछा था। ठीक है, मैंने जो किया वो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी परछाई में रहकर थक गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? याद है तुम्हें बचपन में कोई मुझे देखता भी नहीं था। लोग सिर्फ बात करते थे प्यारी सुंदर केटी की। मैं हमेशा से तुम्हारा बदसूरत जुड़वा भाई था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, पर किसी को मेरी परवाह नहीं थी। रॉबर्ट, मैं जानती हूँ जो हुआ वो आसान नहीं था, पर इसमें मेरी गलती नहीं है और मेरी खुद की भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं। जैसे क्या? टूटा हुआ नाखून या बिगड़े हुए बाल? मुझे हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी और तुम्हें बस थोड़े से आंसू बहाए और तुम्हें सब मिल जाता था। जानती हो कितना अनोइंग होता है खुद के ही घर में किसी और की परछाई बनकर रहना। एक बार के लिए मैं तुम्हें मेहनत करते हुए देखना चाहता था। मैंने जेसन से बोला कि वो तुम्हारे झांसे में ना आए। बदले में मैंने उसे पैसे दिए और उसका राज छुपा के रखा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर उसे सच में तुमसे प्यार हो गया और अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। रॉबर्ट प्लीज, इसमें जेसन की गलती नहीं। उसे हमारे झगड़े के बीच में घसीटने की जरूरत नहीं। प्लीज अकेला छोड़ दो उसे। और अब वो बीच में तो पिसेगा क्योंकि उसे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगा। मैंने पुलिस को बता दिया है कि वो यहाँ इल्लीगली रह रहा है और उसे जल्दी वापस भेज दिया जाएगा। आखिरी बार गुड बाय कहना चाहो तो कह लो। मुझे तुमसे घिन आती है रॉबर्ट, आई हेट यू। मैं बाहर भागी पर मुझे नहीं पता था जेसन कहाँ रहता है। बस एक ही पता जानती थी, उसकी आंट के कैफे का। तो मैं वहाँ पर गई, पर बदकिस्मती से वो बंद था। मैंने जेसन को कॉल करने की कोशिश की पर कॉल नहीं लगा और उससे बात करने का कोई और तरीका नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे मुक्का मार दिया और मुझे लगा कि मेरी वजह से जेसन इतनी मुश्किल में है। कुछ समय तक उसका पता करने की कोशिश करी पर कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस गई, पर सब कुछ बदल चुका था। अब पैसे खर्चा करने में मुझे मजा नहीं आता, बल्कि अब मैं अपने पैसे से कुछ अच्छा करना चाहती थी और डैड को मुझ पर गर्व था। तो एक दिन उन्होंने मेरी मदद करी एक छोटी सी चैरिटी खोलने में जो अप्रवासी बच्चों को पढ़ाई कराती है। और एक दिन जब मैं मेक्सिको के कैंप में थी तो मुझे एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं कुछ महीनों के लिए क्या गया, तुम तो पूरी तरह से बदल ही गई। जेसन, ये सच में तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं माशा, या फिर कहूँ केटी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते होगे, पर मुझे नहीं पता था कि रॉबर्ट ऐसा घटिया काम भी करेगा। और जब मुझे सच पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें खो चुकी थी। और केटी रुको,
रॉबर्ट ने एक्चुअली मुझ पर एहसान किया। डैड की वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ। उन्होंने हमारे परिवार को धमकाया, इसीलिए हम तुम्हारी कंट्री में इलीगली रहने आ गए। पर हम लोग हमेशा डर में जीते थे। हमारे जाने के बाद चीजें यहाँ पर शांत हो गई और हम चैन की सांस ले पाए। अब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ और डैड की हेल्प करूंगा। पता नहीं मैं क्या कहूँ, पर मुझे तुम पर गर्व है और मुझे माफ कर दो। तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में सिर्फ दोस्ती और सच्चा प्यार इम्पोर्टेंट है। तो अगर मुझे एक मौका दो तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझे जानो, सच में। अच्छा लगता है सुन के। कॉफी पिए फिर? मेरे लिए कॉफी बनाओगे? ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। गाइस, मुझे एहसास हुआ है कि मेरे जैसे बुद्धू लोग तब ये जान पाते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं जब उसे खो देते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। हे, मैं हूँ मेव। गॉड मूवी की स्कूल में एक सबसे अनोखी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बचपन से ही अलग थी। बच्चे आपस में खेलते और मैं हॉरर मैराथन्स करती। भूतों वाली पिक्चर्स, भूतों की कहानियाँ, भूतों वाले कपड़े, जो भी हो मुझे बहुत पसंद था। पर ये चीज हर किसी को पसंद नहीं आती थी। जैसे जब मैं 15 साल की थी तो एक क्यूट से लड़के ने मुझे डेट के लिए पूछा। मैंने बोला चलो एक हॉरर मूवी देखने चलते हैं। बड़ी गलती कर दी। पूरी मूवी में मेरे कंधे से चिपक कर भैं भैं करके रो रहा था। कितनी बकवास डेट थी यार। अपनी शर्ट से उसका आंसू धोने के लिए मैं बाथरूम में जा रही थी कि अचानक से एक लड़के से टकराई और हर तरफ कोल्ड ड्रिंक फैल गई। देख कर चला करो, क्या तुम अंधे? तब मुझे एहसास हुआ मैं देख रही थी हमारे स्कूल के सबसे कूल लड़के की आंखों में टाओ। वो फुटबॉल खेलता था, जीनियस था और हर लड़की का क्रश था। माफ करना, मैं उस हॉरर मूवी के प्लॉट ट्विस्ट के बारे में सोचने लगा था। तुमने हॉरर मूवी अकेले देखी? हाँ, मुझे हॉरर पसंद है। हॉरर मेरा मिडिल नेम है। एक्चुअली मिडिल नेम जंग है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ओके, वो अजीब था पर बिल्कुल मेरे जैसा अजीब। उसे भी हॉरर बहुत पसंद था। हम दोनों को हार्ड मेटल म्यूजिक और एक जैसी किताबें पसंद थी। जितना मैं उसके साथ समय बिताती लगता कि वो मेरे यांग का यन है, एक दोस्त की तरह। मतलब उसके जैसा लड़का मेरे जैसी लड़की के साथ। ओह प्लीज। एक रात हम घास पर लेटकर तारों की तरफ देख रहे थे कि अचानक ताऊ ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी धड़कन रुक सी गई। मेव, तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो। अब एक अच्छी तरह से। तुम अमेजिंग हो। और फिर उसने मुझे किस किया। मेरे दिल में तो पटाखे फूटने लगे थे। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ, मुझे लग रहा था मेरी लॉटरी लग गई है। महीनों तक हम एक फेमस कपल थे और उससे मुझे बेहद प्यार होता जा रहा था। मैं तो आई लव यू कहने को तैयार थी, पर सोचा ये भूतिया घर में कहूँगी जहाँ हम अगले हफ्ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। और उस रात जब आखिरकार मैंने कहा आई लव यू टाओ, उसने परेशानी से मुझे देखा और कहा मुझसे और नहीं हो रहा, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। हाँ, अच्छा मजाक है। मैं सीरियस हूँ मेव। मेरे पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट और पागल हैं। वो बहुत पारंपरिक हैं। मुझे डेट करने की इजाजत नहीं देते, खासकर अगर वो लड़की हमारे कल्चर की ना हो तो। मुझे लगता है कि मेरी बहन जाया को शक हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि वो हमें साथ पकड़ ले। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? सब खत्म हुआ मेव, आई एम सॉरी। ये कहकर वो उठा और चला गया। मैंने उसे कॉल और टेक्स्ट किया पर वो जवाब नहीं देता था। मैं चीजें ऐसे नहीं खत्म होने दे सकती। तो मुझे पता चला जाया अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में काम करती है। दिल में गुस्सा लिए मैं उससे मिलने गई। जाया, तुम ऐसी चुड़ैल क्यों हो? कैसी बहन हो जो अपने भाई को डेट ना करने दे अपनी पसंद की लड़की के साथ? पूरी जगह पर शांति छा गई। सब लोग देखने लगे और जाया गुस्से से मेरे पास आई। शायद तुम मेव होगी। देखो, यहाँ तमाशा मत करो। अब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस बात खत्म। क्योंकि वो डरता है कि कहीं तुम पकड़ ना लो। तुम नहीं समझोगी, हमारी परंपरा ही हमें ताकत देती है। ये उसे पहले सोचना चाहिए था। मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो मेरी तरफ आई और हम दोनों लड़ने लगे। एक दूसरे के बाल खींच रहे थे कि उसने कहा मैं तुम्हारी तरफ हूँ इडियट। मेरे पेरेंट्स यहाँ आ गए हैं और वो हमें देख रहे हैं। हम इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर सकते, तो जाओ बेवकूफ। तो उसे छोड़कर मैं घर भागी। लड़ाई से अभी भी हिली हुई थी। फिर शाम को जाया का कॉल आया। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती, पर तुम्हें जानना होगा कि मेरे पेरेंट्स वाकई बहुत बुरे हैं। टाओ ने तुमसे दूरी बनाई है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम हमारे झमेले में फंसो। वो तुम्हारी परवाह करता है। तुम बस उसे कुछ हफ्ते दे दो ये संभालने के लिए, प्लीज। तब तक उससे दूर रहना। वो तुम्हारे साथ नहीं देखा जा सकता। मन तो नहीं था, पर टाओ से दूरी बनाने के लिए मैं मान गई। चिंता तो थी, पर उम्मीद भी कि जल्द ही वापस आकर वो मुझे सब समझाएगा। अगले कुछ हफ्तों में जाया और मैं अक्सर मिलने लगे और हम में काफी दोस्ती हो गई। एक दिन मैं पार्क के बेंच पर अकेली बैठी हुई थी। टाओ को मिस करते हुए अपने आंसू रोक रही थी कि तभी जाया मेरे पास एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। उसमें था एक हॉरर थीम का ब्रेसलेट जो बिल्कुल मेरे स्टाइल का था। बुरे दिनों में याद रखना तुम अकेली नहीं। हफ्तों में पहली बार मैं मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया।
जाया की दोस्त बनना मुझे पसंद था, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो टाओ के साथ मेरे ब्रेकअप के बारे में कुछ बता नहीं रही थी और अपने पेरेंट्स के बारे में भी बस इतना ही कहती कि वो खराब है और वो उनसे नफरत करती है। कोशिश की कि इस बारे में ज्यादा ना सोचूं, पर एक शाम मेरा जी मचल रहा था। मुझे टाओ से मिलना था। मैं उसकी शिफ्ट के दौरान उसके पेरेंट्स के रेस्टोरेंट गई, पर वहाँ वो मुझे दिखा एक लंबी सी टेबल पर बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए, जिसमें जाया भी थी। उसके साथ थी एक सुंदर सी लड़की जिसकी उंगली में वो अंगूठी पहना रहा था। मुझे लग रहा था गुस्से से फूट पड़ूंगी मैं। खुद को वहाँ जाने से रोक नहीं पाई मैं। मुझे देखते ही टायो और जाया अपनी कुर्सी से कूद पड़े। यहाँ चल क्या रहा है बताओगे? ये लड़की कौन है? रुको, ये वही लड़की है ना जो तुमसे लड़ रही थी जाया? ये बस मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर है डैड। अगर ये अपनी दवाई नहीं लेती तो ये पागल हो जाती है। मैं संभाल लूंगा इसको। ये कहकर टाओ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। ये क्या कर रही हो तुम? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। नहीं, ब्रेकअप तुमने किया और वो भी अचानक। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा हो क्या गया था। हमारा रिश्ता टूटे कुछ ही हफ्ते हुए हैं और तुमने मंगनी भी कर ली। हमारा कोई रिश्ता नहीं था मेव। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अपने फैमिली ट्रेडिशन का बहाना बनाकर तुमसे पीछा छुड़वाना आसान था और तुम मान भी गई। अब खुद की इज्जत करो और मुझे भूल जाओ। तुम्हें कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा जिसे अजीब लड़कियां पसंद है। उसके शब्द मेरे गालों पर तीखे तमाचे जैसे लगे। मैं उसे देखती रही और कुछ बोल नहीं पाई और फिर मैं बस भागने लगी। कुछ ही देर के बाद किसी ने मेरा नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो जाया रेस्टोरेंट के पीछे की गली से आ रही थी। मीव रुको, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? मैंने उसे दूसरी लड़की के साथ मंगनी करते हुए देखा अपनी आँखों से। उसने कहा उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे ये बोल के कि उसे मेरी परवाह है। कौन सा अजीब खेल खेल रही हो मेरे साथ? ये कॉम्प्लिकेटेड है। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सब कुछ ये हमसे बड़ा है। मेरा भरोसा करो। नहीं, अब मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। आने वाले हफ्तों में मैंने जाया से बात करना बंद कर दिया। उसकी कॉल और टेक्स्ट नहीं उठाती और टाओ को देखते ही छुप जाती। इस अजीब परिवार से अब मेरा रिश्ता खत्म। अपना मन बहलाने के लिए मैंने एक हॉरर नॉवल लिखना शुरू किया। अच्छा लग रहा था अपनी भावनाओं से कुछ ऐसा करना जो सिर्फ मेरे लिए हो। और धीरे धीरे मेरा मूड ठीक होने लगा। पर एक दिन किसी चीज ने मेरी दुनिया पलट कर रख दी। मॉम घर पर गिर गई और उनका पैर बुरी तरह से टूट गया। उन्हें बहुत महंगी सर्जरी की जरूरत थी। बिल बढ़ते जा रहे थे। डैड 2 जॉब करने लगे और मैं बस महसूस कर रही थी। फिर एक दिन जाया हॉस्पिटल आई एक लिफाफे के साथ। तुम्हारी मॉम के बारे में सुना, सर्जरी में हेल्प करना चाहती हूँ। इतना तो कर ही सकती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। तुमसे तो बिल्कुल नहीं। मैं उस सब के लिए माफी चाहती हूँ। मैं अपना घर छोड़ चुकी हूँ। अपने पेरेंट्स को और झेल नहीं सकती थी। हाई स्कूल पूरा होने तक अपनी दोस्त के यहाँ रुकी हूँ। ओके, और इस सब का मैं क्या करूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पागल फैमिली की प्रॉब्लम से। बस शांति चाहिए मुझे और अपना पैसा अपने पास रखो। बेवकूफी मत करो। मेरी दोस्त नहीं बनना मत बनो, पर पैसे ले लो। कहाँ से मिले? तुम्हें उससे क्या? ले लो, वापस कर देना बाद में। पैसे की जरूरत थी मुझे तो मैंने ले लिए। मॉम ठीक हो गई और कुछ दिनों में घर भी आ गई। मुझे बुरा लग रहा था। शायद जाया के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने उसे थैंक यू मैसेज किया और पहले की तरह मीम्स भी भेजे। और अगले ही दिन वो मेरे दरवाजे पर थी। ये मेरी दोस्त वापस आ गई। वेल, मजबूर हो गई बात करने के लिए क्योंकि तुमने मेरी मदद करी ना। नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो, हम दोनों जानते हैं। तुम टाओ की बहन हो। कितनी बेरहमी से उसने मेरा दिल तोड़ा, भूल गई तुम? मैं कुछ नहीं भूली। सुनो, मेरे साथ कॉफी पर चलोगी ताकि तुम्हें सब कुछ समझा सकूं? हम कैफे में बैठे थे और जाया ने बोलना शुरू किया। टाओ ने मुझे कसम खिलाई थी कि मैं चुप रहूंगी तब तक जब तक वो सब कुछ संभाल नहीं लेता, पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। मेरे पेरेंट्स एक बड़े माफिया क्रिमिनल हैं। उनके रेस्टोरेंट में दुनिया भर के बड़े इलीगल काम होते हैं। कुछ महीनों पहले ही उन्होंने हमें इस फैमिली बिजनेस के बारे में बताया और चाहते थे कि हम उन्हें ज्वाइन करें। हम दोनों डर गए, पर सोचा नाटक करते हैं जब तक हम उनके खिलाफ सबूत न इकट्ठा कर ले। उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। ओके, वाओ, तुम लोग तो और भी ज्यादा अजीब हो गए। फिर भी टाओ ने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया और जाके उस लड़की से मंगनी क्यों की? वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। हमने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है क्योंकि वो हमारे कल्चर से है और बहुत इज्जतदार खानदान से भी है। मंगनी करने से उसे भी बहाना मिल गया ताकि वो कभी भी हमारे घर आ सके। हमें सारे सबूत मिलने ही वाले हैं। पर कुछ हफ्तों पहले मेरे पेरेंट्स ने एक मासूम रेस्टोरेंट के वेटर को फंसा दिया एक जुर्म के इल्जाम में, और मैं और नाटक नहीं कर सकती कि सब कुछ ठीक है। मैंने उसे झगड़ा करके घर छोड़ दिया। ओह गॉश, ये तो बहुत ज्यादा भारी हो गया। सुनो जाया, मैं जानती हूँ कि तुम सब समझाना चाह रही हो, पर मैं टाओ को भूलना चाहती हूँ और मैं नहीं फंसना चाहती हूँ तुम्हारे फैमिली ड्रामा में। मैं जल्दी तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी, पर हमें अब और नहीं मिलना चाहिए। अपना ध्यान रखना। गुड लक। मैं जाने ही वाली थी कि तभी कैफे के अंदर जाया के पेरेंट्स और टाओ आ गए। मुझे देखकर टाओ हैरान हुआ और उसके पेरेंट्स गुस्सा। मुझे उम्मीद थी कि अब तुम्हारी शक्ल इस शहर में देखने को नहीं मिलेगी जाया। तुम्हें लगता है तुम भागकर बहादुर हो गई? तुम पैसों की भीख मांग रहे हो ना इस लड़की से? यहाँ जो सुने उसे हमारे बारे में झूठ बोल रहे हो। हमें तुम पर शर्म आती है। बस करो, वो आपकी बेटी है।
चुप रहो, अपने काम से काम रखो। बस करो डैड, आप उससे इस तरह बात नहीं कर सकते। अपने पिता से इस तरह से बात करोगे एक सड़क छाप लड़की के लिए? एहसान फरामोश लड़के। उन्होंने हाथ उठाया टाओ को मारने के लिए, पर मैंने रोक लिया। हिम्मत मत करना। और बिना सोचे समझे मैंने उन्हें मुक्का दे मारा। लड़खड़ा कर वो पीछे गिरे और पूरे रूम में चुप्पी छा गई। टाओ की मॉम ने चीख चीख कर पुलिस बुला ली और अगले ही पल मैं जेल में थी, हमला करने के आरोप में। मैंने अपने पेरेंट्स को फोन किया, पर इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन आते मुझे कहा गया कि किसी ने मेरी बेल कर दी है और मैं जा सकती हूँ। बाहर जाकर देखा तो टाओ खड़ा था और उसके साथ ही खड़ी थी जाया। मुझे माफ करना, देखो अभी समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन नहीं, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी या तुम्हारी पागल बहन की बात सुनने का। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बस चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा अजीब परिवार मुझे अकेला छोड़ दे, हमेशा के लिए। दोबारा मेरे पास मत आना। इस सब के एक हफ्ते बाद डैड को दूसरे शहर में नौकरी मिली और हम चले गए, टाओ और जाया का ड्रामा पीछे छोड़कर। 1 साल के लिए सब कुछ शांत था। मैंने हाई स्कूल ग्रेजुएट करके 2 हॉरर स्टोरी पब्लिश की, लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से जाया मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। टाओ गायब हो गया है। यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था इस ड्रामा से मेरा पीछा छूट गया, पर इसने दोबारा पीछे खींच लिया। मेरे पेरेंट्स को पता चला कि टाओ उनकी पोल खोलने वाला है, तो वो गायब हो गया। मैं नहीं जानती कि उसको गायब करने में उनका हाथ है या वो खुद भागा है। मैंने टाओ को बस कुछ हफ्तों के लिए डेट किया था हाई स्कूल में। मुझे अकेला छोड़ो और अपने भाई के लिए अब क्यों आई हो मेरे पास? हाँ जानती हूँ, माफ कर दो। मैं मजबूर हूँ, किसी से बात करनी थी। मैं बेघर हूँ, कई महीनों से अपनी कार में रह रही हूँ। ओह गॉड। वेल, चलो अंदर आओ। जिद करती हो तो ठीक है, तुम्हारे बेड पर सोऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं। मेरी पीठ अकड़ गई है, शायद मेरी नकली टांग की वजह से। क्या तुम्हारी टांग कट गई? नहीं, सोचा मेरे लिए बुरा फील करोगी तो अपना बिस्तर दे दोगी। थोड़ा ड्रामा तो चलता है ना। भरोसा करो, अपने साथ पहले ही बहुत ड्रामा लेकर आई हो। जाया रुकी और मेरे सोफे पर सो गई। अगले दिन कॉफी पर वो वाकई काफी कमजोर और चिंता में लग रही थी। तो टाओ को ढूंढने का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है, तभी तो यहाँ आई हूँ। तुम राइटर हो ना, तुम्हारे पास होंगे ना कुछ आइडियाज? मुझे तो बस एक ही ख्याल आ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखो उसे ढूंढने के लिए। पुलिस के पास तो जा नहीं सकते ना, क्योंकि अपने पेरेंट्स से डरती हो तुम। मैं कंगाल हूँ, मैं पैसे दूंगी, तुम्हारा उधार है। जाया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और इससे मैं भी खुश हुई। हमने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा, पर 2 हफ्ते बाद जब हम टीवी देख रहे थे तो अचानक न्यूज में देखा कि जाया के पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारे इल्जाम लगे हैं उन पर। पहले तो हैरानी से कुर्सी से खड़े हुए और फिर एक्साइटमेंट में कूदने लगे। टाओ ने कर दिखाया। ओह माय गॉड, सच में कर दिखाया। मैंने जाया को गले लगाया और हम दोनों खुशी से रोने लगे। कुछ दिनों के बाद टाओ मेरे दरवाजे पर आया। वो पतला हो गया था, काफी कमजोर लग रहा था। टाओ, कहाँ थे तुम? पता है कितने परेशान हो गए थे हम, मुझे लगा तुम मर गए हो। मुझे छुप कर रहना पड़ा। बता भी नहीं सकता कि हमारे पेरेंट्स ने मुझे कैसे टॉर्चर किया ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं, लेकिन मैं भाग निकला और फाइनली पुलिस को सबूत दे दिए। क्या ये सब वाकई खत्म हो चुका है? हाँ, वो जा चुके हैं जाया, अब सब खत्म, हम आजाद हैं। और फिर मुस्कुरा कर उसने मुझे देखा। मुझे खुशी है तुम ठीक हो। सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे बहुत पछतावा है, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं? ओह वाओ टाओ, अभी मौत के मुंह से लौटे हो और सीधा बॉयफ्रेंड बन गए। क्यों ना पहले हम बस दोस्त बने और फिर देखेंगे कि तुम इस बार रुकोगे या नहीं। वो बस नाटक कर रही है, उसे पसंद है हमारा फैमिली ड्रामा। ये उसकी लाइफ को थोड़ा स्पाइसी बनाता है। ओह प्लीज, मेरी लाइफ बहुत स्पाइसी थी तुम्हारी माफिया सोप ओपरा के बिना। पर माना तो पड़ेगा कि तुम दोनों चीजें इंटरेस्टिंग रखते हो। खैर, क्या तुम एक कप कॉफी पीना चाहोगे टाओ? हाँ बिल्कुल। जाया हंसते हुए किचन में गई। टाओ और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उसके पीछे गए।